रहीम। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। और आज हम साउथ एशिया, जनूबी एशिया के एक सुलगते हुए मसले का पे बात करेंगे और वह भारत, इंडिया। भारत इस वक्त कई सौ बहरानों की आमाजगाह है और भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है जिसमें कुल आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। और भारत इस वक्त पॉलिटिकली, अखलाकी लिहाज से, माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मज़हबी लिहाज से और उसकी अपनी जो एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके लिहाज से बहुत बड़े बड़े बहरानों का शिकार है। शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में सब कॉन्टिनेंट इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार नहीं हुआ और इतने ज़्यादा क्राइसिस जो कि इज्तमाही तौर पे भी बहुत ज़्यादा हैं और इनफरादी तौर पे भी जो चैलेंजेस हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इंसान का ज़िंदा रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है हिंदुस्तान में। मैं यहाँ पे हिंदुस्तान के कीड़े निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ ताकि जो आम व्यक्ति है हिंदुस्तान का वो इस बात को समझ सके कि हमारा जो असल बहरान है वो नज़रियाती बहरान है। हमारे यहाँ पे जो असल क्राइसिस हैं वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हैं और जब तक हम आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को समझेंगे नहीं, जिस तरह हम कहते हैं कि एक नज़रिया पाकिस्तान है, उस नज़रिया पाकिस्तान के तहत हमने पाकिस्तान को हासिल किया है। इसी तरह हिंदुस्तान को एक नज़रिया हिंदुस्तान की ज़रूरत है और वो नज़रिया हिंदुस्तान जब तक मुतारफ़ नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा और उस नज़रिया हिंदुस्तान की बुनियाद सच के ऊपर नहीं होगी तो ना तो वहाँ पे अमन पैदा होगा हिंदुस्तान में, ना केओस ख़त्म होगा, ना भूख ख़त्म होगी, ना बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी, ना अमन आएगा, ना हक़ माश लोगों को दस्तयाब होगा, ना वहाँ पे रूहानी तौर पे इत्मीनान होगा, ना वहाँ पे मज़हबी शख्स की आज़ादी होगी, ना ही राय के इजहार का हक़ उनके पास होगा, ना ही बुनियादी हकूक़ होंगे और ना ही वहाँ पे कोई संविधान जो है वो प्रैक्टिकली काम कर रहा होगा। तो हम बुनियादी तौर पे आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं इसमें एक नज़रिया हिंदुस्तान पेश करूँगा जो आप लोगों के लिए है, जो आप लोगों की फ़लाह के लिए है, जो आप लोगों के मुस्तक़बिल के लिए है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब मिलके इसको इम्पोज़ कर दें, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसके ऊपर गौर फ़िक्र करें और इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर और अच्छी सजेशंस लाएं और इसको इम्प्रोवाइज़ करें और इम्प्रोवाइज़ करके जो आपको मैच करता है आपके माहौल माशरे के मुताबिक उस तरीके से उस नज़रिया हिंदुस्तान को बना लें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। इसके बग़ैर ये सब कुछ जो हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं महंगाई का जिन बोतल में दोबारा बंद हो। हिंदुस्तान के जो आम शहरी हैं वो चाहते हैं कि जिस कार्यकाल से वो गुज़र रहे हैं नरेंद्र मोदी के, इस अजाब से उनको निजात हासिल हो। इसके लिए पूरे के पूरे इस मसले को समझने की ज़रूरत है कि भारत के साथ असल में हो क्या रहा है। जदीद तारीख़ में भारत की बदनसीबी उस वक्त शुरू हुई जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसी बहुत भारी रूह ने सोमनाथ से एक ख़ास किस्म की यात्रा का एक सफ़र शुरू किया, एक मार्च शुरू किया जो सोमनाथ से बाबरी मस्जिद की तरफ था। और उसने ये एक रथ में बैठ के ये सफ़र शुरू किया और जगहों जगहों पे बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ और हिंदुओं के जज्बात को उभारने और भड़काने वाली तकारीर की और एक नज़रिया पेश किया कि ये जो दुनिया है, ये जो हिंदुस्तान है, ये राम का हिंदुस्तान है। यहाँ पे राम राज ही होगा। राम जो थे उन्होंने हिंदू मज़हब की बुनियाद रखी, या वो हमारे मज़हब के बड़ों में से हैं। तो जो उन्होंने अकायद पेश किए, जो उन्होंने मज़हब पेश किया और जिसको कि हम फॉलो करने वाले हैं, तो हमारी इस दुनिया, हमारे इस मुल्क पे ना तो ईसाइयों की हुकूमत होगी, ना हम ईसाइयों की बात सुनेंगे। ये भारी रूहें हैं, ये पलीत लोग हैं, इन्होंने हमारे इस ज़मीन को, पवित्र ज़मीन को नापाक कर दिया है। और यहाँ ये ना हिंदुओं के, मुसलमानों के लिए है, ना ये सिखों के लिए, ना ये जैन्स के लिए, ना ये यहूदियों के लिए है।
ये किसी के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, तो यहाँ पे हिंदू राज ही चलेगा और हिंदू राज और राम राज एक ही बात है। और राम राज के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें एक जिहाद करना पड़ेगा तमाम गैर हिंदू के कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़। और फिर उन्होंने एक और ये आग लगा दी कि जहाँ पे राम मंदिर है, यहाँ पे यहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद है, दरअसल ये आज से 500 साल पहले यहाँ पे एक राम मंदिर हुआ करता था। इसकी बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो ये वाली मस्जिद तामीर की गई। तो हम यहाँ पे इसकी असल तारीख़ की तरफ जाएंगे, लौटेंगे, और हमने यहाँ पे जो है ना वो राम मंदिर बनाना है और इस मस्जिद को शहीद करना है। तो वो 500 साल पहले की जो मस्जिद थी, जो बाबरी मस्जिद, तो उसको, उसके ऊपर उन्होंने, अच्छा, और फिर लोग साथ मिलते चले गए। इसमें 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेचारे नाहक मारे गए इस मार्च में। और अडवाणी जो था वो एक बहुत ही खबीस किस्म की शख्सियत है, जिसने कि हिंदुस्तान के आम इंसान के मुंह से निवाला छीन लिया है। उसके बातन के अंदर जो थोड़ा बहुत ईमान का नूर था वो भी छीन लिया है, और उसके अंदर जो उसकी नफ्सियात में जो तवाज़ुन था, उस तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। अब एक हिंदुस्तान में जो एक हिंदू था वो एक एक्सट्रीमिस्ट बन गया है, और वो एक्सट्रीमिस्ट इस तरह का बन गया कि उसका नाक, उसको आँखों पे, कानों पे और ज़ुबान पे मोहर लगी हुई है, उसको कोई बात समझ ही नहीं आती। ये सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो बीजेपी से मुतासर हैं, वो लोग जो आरएसएस के फ़लसफ़े से मुतासर हैं, उनकी ये हालत है। तो उसने ये जो सफ़र किया और उसमें जो लोगों की एक राय बनाई और एक ओपिनियन बिल्डअप किया कि यहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि हमारा इस ज़िंदगी का ख्वाब है कि यहाँ पे राम राज हो, यहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत हो, और हिंदुओं के अलावा ये सेकुलर स्टेट नहीं है, ये हिंदू स्टेट है, इसको हिंदू स्टेट बनाना है हमने। तो ये इसके ऊपर उसने काम किया और अभी भी वो ज़िंदा है। अभी वो भारत के सबसे बड़े अवार्ड से उसको नवाजा गया, हालांकि उसके काबिल नहीं है, वो बहुत बड़ा कातिल है। उसने कि हिंदुस्तान की तारीख़ की ऐसी की तैसी फेर दी है। हिंदुस्तान यानी कि वो जो पुष्मा शुंगा जो था एक, जिसने कि बहुत बड़ी तबाही मचाई अशोका के बाद, जो एक ब्राह्मण था, और उसने हिंदुस्तान की का बेड़ा गर्क कर दिया, बुद्ध मत का खाना ख़राब कर दिया। जो 84,000 स्टूप्स थे पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, उन सब को उसने मिसमार कर दिया। उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो LK अडवाणी ने पहुंचाया है हिंदुस्तान के आम व्यक्ति को, हिंदुस्तान में रहने वाले हर तमाम शहरियों को। हिंदुस्तान के किसान के घर में, उसके खेत में आग लगा दी उसने, इस किस्म का पलीत जो है नज़रिया पेश करके, जिसके नतीजे में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। और फिर वहाँ पे राम मंदिर बनने की बात आई, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तरफ झुक गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बातें करनी शुरू कर दी जो बातें बीजेपी कर रही थी। ये एक तारीख है बड़ी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। इस वक्त भारत में मैं इसके ऊपर 3 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों को समराइज़ करके आपके सामने पेश करूँ। इस वक्त 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, और 2 कार्यकाल जो हैं वो नरेंद्र सिंह मोदी के बीजेपी के गुजर चुके हैं, और इन 2 कार्यकाल में उसने जितने भी वादे किए थे उनमें से कोई एक भी उसने पूरा नहीं किया, और उसने एक बहुत बड़े क्राइसिस में मुब्तला कर दिया। मणिपुर में जो होने वाले फसादात हैं, वो फसादात एक बहुत छोटी सी एक तस्वीर का एक छोटा सा एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस हिंदुस्तान में हर तरफ आग लगी हुई है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा अनसेफ और इनसिक्योर फील कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि उसके बच्चे के मुंह तक वो लुकमा लेके नहीं जा सकेगा, वो भूख से लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। भारतीय इस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, और उनके इलेक्शन, ये दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन है। लगभग 97 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें वोट कास्ट करते हैं अपना, और इस जो भी ये निज़ाम है, इसके तहत जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा होता है, और फिर केंद्र में गवर्नमेंट बनती है कि जिस पार्टी को मिल जाती है अक्सरियत। तो इस दफ़ा तीसरी दफ़ा भी वो कह रहा है कि मुझे आप वोट दें, तो मैं
फलां टारगेट पूरे करूँगा। अभी तक पिछले 10 साल में उसको जो टाइम मिला उसमें उसने कुछ भी ऐसा पूरा नहीं किया है, और उसने राम राज को ही हवा दी है। और इन हिंदुओं के जज्बात को भड़का कर और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा कर जो है वो अहम इश्यूज से तवज्जो हटाकर, और एक ख़ास किस्म का गठबंधन है उसका कारपोरेट सेक्टर के साथ, और वो अमीर तरीन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और इंसानों के हालात जो हैं वहाँ पे बद से बदतर होते चले जा। हर 2 घंटे में एक किसान जो है, फार्मर जो है, वो हिंदुस्तान में खुदकुशी करता है। और वहाँ पे कि सबसे बदतरीन हालात जिनके हैं वो बच्चे हैं, उनसे उससे ज़्यादा बदतरीन हालात औरतों के हैं, और उससे ज़्यादा बदतरीन हालात जो हैं वो किसानों के हैं। किसकी बात करें, आदमी किस तरफ जाए अभी। और इसने इस दफ़ा नारा लगा दिया है कि इस बार 400 पार, कि मुझे 400 से ज़्यादा सीटें दो केंद्र में, तो मैं हिंदुस्तान का संविधान तब्दील कर दूंगा और उसको हिंदू संविधान बना दूंगा, और हर सब चीज़ें सारे कवानीन मुअत्तल करने के बाद यहाँ पे एक नया आइन लिखूंगा, और उस आइन के तहत पूरे पाक हिंदुस्तान के ऊपर राम राज इम्पोज कर देंगे हम। किसानों की हालत ज़ार, किसी किसान लीडर ने कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की जो है ना वो खेतों और खलिहानों में से गुजर के उसका रास्ता गुजरता है। तो आप खेतों और खलिहानों में से नहीं गुजरने देंगे उसको, तो फिर कोई किसी किस्म की भारत में तरक्की भी नहीं होगी। भारत के ऊपर भारत के कारपोरेट सेक्टर का कब्जा है। बहुजन समाज को कोई समझता ही नहीं कि बहुजन समाज है क्या। बहुजन समाज से मुराद यह है अक्सरियती आबादी हिंदुस्तान की। बहुजन समाज की अक्सरियती आबादी को तो 2% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनके केंद्र में। और आप देखें कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT जो है, इसके ऊपर इतने सख्त किस्म के एतराज़ात और ख़दशात और एहतमालात हैं पूरे हिंदुस्तान के जिसके तहत पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो 47 दिन का प्रोसेस है इलेक्शंस का, वो प्रोसेस ही मशकूक हो जाता है, और बहुत खौफनाक हद तक मशकूक हो जाता है। इसके ऊपर पूनम अग्रवाल जो एक्सप्लेन एक्स उनका एक वो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। इसके साथ साथ आप देखें कि बाबा साहब अम्बेडकर कितना बड़ा रोल है उनका जदीद हिंदुस्तान की तारीख में। ये संविधान उन्होंने लिखा, उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उन्होंने जो पिछड़े हुए और पसमानदा कम्युनिटीज़ थी उनके बराबरी के हकूक़ की बात की उस आइन में। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे हिंदुस्तान में दूसरी ऐसी बड़ी शख्सियत है जिसको माना जाता है, और पूरे हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जो है वो उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, उनका बाकायदा उर्स मनाया जाता है। और लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता, ना ही वो इसको हाईलाइट करता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर खामोश है। इसके अलावा अभी हाल ही में बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुतारफ़ करवाए थे, जिसके तहत कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कारपोरेट सेक्टर, कोई भी शख्स हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। उसके लिए उन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड मुतारफ़ करवाया कि जिसके तहत जो आदमी किसी भी सियासी पार्टी को चंदा देना चाहता है वो पहले बैंक में जाएगा, और जब बैंक में जाके एक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना वो इशू करवाएगा। वो इशू करवाने के बाद उसने 50,000 रुपये दिया बैंक को, बैंक उसको एक बॉन्ड इशू कर देगा 50,000 रुपये का, जिसके ऊपर उसका जो है ना वो उसकी डिनोमिनेशन लिखी होगी, ये कितनी मालियत का बॉन्ड है, और उसकी डिटेल लिखी होगी, तारीख लिखी होगी, ये सब होती है उस पर। उसके बाद वो जिस भी बीजेपी को दे, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस को दे, किसी भी सियासी जमात को वो वोट दे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे, वो फिर पाबंद है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी जाके बैंक से उसको रिडीम करवा ले, भुनवा ले उस इलेक्टोरल बॉन्ड को, और उसके अंदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये रिकॉर्ड पे आ जाता है कि इसने किसको कितना चंदा दिया। तो उसके ऊपर उसका उन्होंने जो बुनियादी रिकॉर्ड था उसको छुपाने की कोशिश की, और ऐसी पार्टी जो शेल कंपनीज थी जो कि लॉस पे चल रही थी, उन्होंने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ जो है वो चंदा दिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, स्पेशली बीजेपी को। तो बीजेपी अब मतलब उन्होंने रिश्वत वसूल के चंदा दो और धंधा लो का नारा सामने आ गया, लोगों ने एतराज़ करने शुरू कर दिए कि इन्होंने इस
इतने बड़े पैमाने पे वो चंदे वो लिए हैं और दिए हैं, और उसकी बुनियाद पे जो कॉरपोरेट सेक्टर, जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर थे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर थे, उनको बहुत बड़ी सतह पे फ़ायदे पहुंचाए हैं, उनके जुराइम को छुपाया है। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद इस तरह की साफ़ी नहीं होगी। पूनम अग्रवाल जिसने कि इसको जो है एक्सपोज़ किया है, और उसने बताया कि इसमें एक छुपा हुआ, जिसे जो वोलेटाइल लाइट में उसने इसका फोरेंसिक लेबॉर्ट्री फोरेंसिक करवाया, तो पता चला कि ये खाली इतना सादा नहीं है, इसका एक छुपा हुआ नंबर भी है, जिस नंबर को जब आप एंटर करते हैं तो स्टेट बैंक उसका सारा डाटा निकल आता है कि किसने कब किसको दिया था। इसमें पहले पता नहीं चलता था कि किसने ये ख़रीद के बॉन्ड किसको दे दिया है। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे अरबों खरबों रुपयों से, डॉलर्स में कह लें आप, एक अरबों डॉलर्स के जो घपले हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के केसेस में हुए। पाकिस्तान में तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिस तरह की उन्होंने की है। तो इसने बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाला है बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी का जो माशी किरदार है, जो अखलाकी किरदार है, वो बुरे तरीके से मसक होकर आवाम तक पहुँचा, और बड़े प्रोफाउंड इफेक्ट्स पड़े हैं उनके ऊपर। और फिर इसके साथ साथ ये है कि भारत के इंतखाबात के इंतखाबी जो निज़ाम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसमें जो एक अलहदा, मतलब हिंदुओं के लिए अलहदा, मुसलमानों के लिए अलहदा, और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए अलहदा इंतखाबी निज़ाम जो है उसने तबाह कर दिया है हिंदुस्तान को। ये नहीं होना चाहिए था। और वहाँ पे इतने सारे लोगों को वोट डालने की, क्या सदर की, अमेरिका की तरह का निज़ाम होता है, किसी आप सदर को इंतखाब कर लेते, 140 करोड़ की आवाम में पॉलिटिकल पार्टीज 4-5 सिर्फ उम्मीदवार खड़े करती, और सिर्फ उन्हीं को वोट दिया जाता, और वो जो वोट दिया जाता उस वोट की बुनियाद के ऊपर एक बंदा ऊपर आया था, और फिर जिस अमेरिका में वो अपनी नॉन पॉलिटिकल लोग जो कि टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने शोबों के, उनको ऊपर लेके आते हैं और मुल्क के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत पेचीदा निज़ाम है हिंदुस्तान का, 47 दिन लग जाते हैं। मैं अगर सिर्फ ईवीएम और वीवीपैट पे बात करूं तो घंटा चाहिए कि किस किस्म की वो थर्मल प्रिंट जो आता है वो कितना झूठ है, और ये 3 महीने के अंदर अंदर वो जो प्रिंट है वो ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पे और साल तक महफूज करने का इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक ज़रूरी है कि उसकी जो स्लिप है, वो जो वोट है वो 1 साल तक महफूज हो। ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। बीजेपी के पास इस इलेक्शन को लड़ने के लिए कोई मंशूर नहीं है, ना ही कोई नज़रिया है। कांग्रेस भी ये जो बहुजन समाज है, ये जो हमारे अक्सरियत है हिंदुस्तान की, उसकी वो नुमाइंदा जमात नहीं है। सियासी नताइज को बदलने के लिए जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टिव, जिसे हमारे पास नैब है तो इंडिया में ईडी है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका किरदार बड़ा खौफनाक है। मुसलमान इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सूदी कर्ज़े जो हैं वो 620 बिलियन यूएस डॉलर के कर्ज़े हैं हिंदुस्तान के ऊपर, जो बहुत बड़ा कर्ज़े हैं, और इनको अदा करने का कोई अदा कहाँ से करेंगे आप? इसको खेतों से नोच नोच के फसलें देंगे आप बैंकों को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। इनके अंदरूनी कर्ज़े और बैरूनी कर्ज़ों की, ये बैरूनी कर्ज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ये कैसे अदा किए जाएंगे, ये कौन देगा? देना ये अवाम नहीं है, वो 140 करोड़ अवाम जो हैं। इसके साथ साथ ये कि जो असल आज देखें, हिंदुस्तान की तारीख को भुला दिया है नरेंद्र सिंह मोदी ने। आज सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं जानता, और कंगना रनावत जैसी एक घटिया सी औरत जो है वो उठ के कहती है कि उनको हिंदुस्तान पे कदम नहीं रखने दिया गया, तो इजाज़त नहीं मिली। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी शख्सियत थी। सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो गांधी से और सरवरकर से और कायद आज़म से, इनसे बड़े कद की ये शख्सियत थी, इनसे बड़े कद के ये लीडर थे। और इन्होंने जो इसके ऊपर बहुत बात करने की ज़रूरत है कि जिन्होंने कभी भी डायलॉग नहीं किया अंग्रेज़ों के साथ। उनका ये कभी प्यार से और बातचीत से थोड़ी जाएगा। ये तो आज़ादी हुई है तो छीन के ली जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ कहीं पे भी हिंदुस्तानी फ़ौज थी मौजूद थी, जो कि पहली या दूसरी जंग अज़ीम के नतीजे में बाहर चली गई थी, मुख्तलिफ महाज़ों पे लड़ रही थी, वहाँ पे जाके उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और एक नई फ़ौज बनाई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और उस फ़ौज के ज़रिए उसने जापान की मदद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स पे हमला कर दिया और बहुत टफ़ टाइम दिया अंग्रेज़ों को। और लेकिन आज उनका कोई नाम नहीं लेता एक तस्वीर के अलावा। इसी तरह
हिंदू में बहुत कमाल कमाल के लोग भी हैं हिंदुस्तान में, जैसे पूनम अग्रवाल हैं, बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं, जैसे प्रोफेसर राम पुनियानी हैं, आरफा खानम शेरवानी हैं दीवार वाली, और मैं जिनसे बहुत मुतासर हूँ कानून को कालका रंजन है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है ये, और शंभू कुमार सिंह हैं जो कि नेशनल दस्तक के ऑनर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसको तकरीबन 80-90 करोड़ से ज़्यादा जिसके दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, और वो आम आदमी की जो कुचले हुए लोग हैं, पिसे हुए लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करता है। 140 करोड़ आवाम को कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुकूमत वो नौकरियां फराहम नहीं कर सकती। देखें बीजेपी है, इस पर भी ब्राह्मणों का कब्ज़ा है, और कांग्रेस है उसके ऊपर भी ब्राह्मणों का कब्ज़ा है। तो आप ब्राह्मणवाद से तो निकल ही नहीं पाते ना, ब्राह्मणवाद को हम समझते भी नहीं हैं। जो राम राज का जो नज़रिया है LK अडवाणी का या बीजेपी का, उसके पास वो कभी भी कोई फिलोसॉफिकल बात तो करते नहीं, ना कोई आइडियोलॉजिकल बात करते, कि उनका कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं कि वो ये उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, हर किस्म की ज़बान बोलने वालों के लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूदा हालात में भारत को एक मजबूत फेडरेशन के तहत रखना आलमोस्ट नामुमकिन है। भारत में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और नई रियासतें जन्म लेने वाली हैं। हम ये नहीं चाहते हैं वहाँ पे नई रियासतें जन्म लें और हमने हिंदुस्तान टूटे तो हमें को मज़ा आएगा, फ़ायदा होगा, ये बात नहीं है। लेकिन आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है अभी, और 10, 15, 20 साल में ये 140 करोड़ की जो आबादी है ये 240 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, और फिर इसको आपको कंट्रोल करना और अमन कायम करना, और सबको खाना मुहैया करना, सबको अमन मुहैया करना, सबको सेहत की सहूलतें मुहैया करना और एजुकेशन मुहैया करना, वो नामुमकिन हो गया हुआ है। तो आप देखिए ना, जो युवा हैं हिंदुस्तान में, उनकी 60% से ज़्यादा वो बेरोज़गार हैं। और जैसे जैसे हिंदुस्तान में ये रिसर्च आई है कि जैसे जैसे आप पढ़ के आला तालीम याफ्ता होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बेरोज़गारी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो कोई हाल नहीं है लोगों का। नौजवान जो हैं मुख्तलिफ इम्तहानों में मुख्तलिफ नौकरियों के लिए कोशिशें करते हैं, और जब वो नहीं होती तो फिर ख़ुदकुशी की तरफ मायूस हो जाते हैं, ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो और 2, 5, 7 सालों में ख़तरा पड़ जाएगा। आबादी का बम ही आपको सबको उड़ा के रख देगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी। जब हिंदुस्तान ही नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टी खाक होगी। भारत के पास कोई नज़रिया हिंदुस्तान नहीं है। भारत के पास हकीकी सियासी नुमाइंदे नहीं हैं। भारत के जो असल हकीकी नुमाइंदे हैं उनको लोग जानते नहीं, जैसे बहन जी मायावती हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, और एक और भी खातून है जो सफ़ेद साड़ी में और बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारती हैं, शायद बंगाल का जो सूबा है उसकी वो चीफ मिनिस्टर हैं। या जैसे आम आदमी पार्टी के अरविंदर केजरीवाल हैं। ये हैं असल हीरोज़, ये हैं असल नुमाइंदे हिंदुस्तान की सियासत के। लेकिन आप देखें कि जहाँ कहीं पे भी ख़तरा महसूस होता है नरेंद्र सिंह मोदी को, वो उसके ऊपर झूठे केस बना के उनको अंदर बंद कर देता है। आप देखिए जितनी भी इस दफ़ा इंडिया गठबंधन के जो मतलब कांग्रेस पार्टी है उसके जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी दलील के गवर्नमेंट ने, ताकि ये सही तरीके से काम ना कर सके। धौंस धांधली से तो शायद नरेंद्र सिंह मोदी इलेक्शन जीत जाए, लेकिन हकीकत में नहीं जीत सकेगा, यानी कि सच्चा नुमाइंदा नहीं होगा। पूरी दुनिया में वाहिद भारत है जहां एक सियासी जमात संविधान को मुकम्मल तौर पर तलफ करने और मुअत्तल करने के नारे के साथ इंतखाबात जीतना चाहती है। मेरा ख्याल है पिछले 100 साल में, पिछले 200 साल में, जब से नए कॉन्स्टिट्यूशन मुतारफ़ हुए हैं दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रियासतें वजूद में आई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात ने अपने मुल्क में इलेक्शन से पहले ये नारा लगाया हो कि हम जब बरसर इक़्तिदार आएंगे और हमारे पास जब 2/3 अक्सरियत होगी तो हम इस मुल्क का आइन मुअत्तल कर देंगे। तो कितना बेवकूफ़ाना नारा है ये उनका, और कितना खौफनाक नारा है कि वो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे। किसी को ये समझ में नहीं आती कि ये नारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं लगाया। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई बाबाए कौम नहीं, और अच्छी बात है, और ना ही कोई उसकी कौमी ज़बान है और ना ही उसका कोई कौमी खेल है। पूरी दुनिया में मरदमशुमारी हमेशा की तरह हमेशा सियासी होती है। अब अमेरिका की जो आबादी है उस मरदमशुमारी जो है वो भी झूठ है, जो पाकिस्तान के बारे में मरदमशुमारी है वो भी झूठ है।
जो बताए जाते हैं अदाद-ओ-शुमार, इसी तरह हिंदुस्तान के भी झूठ हैं, इसी तरह रूस के भी झूठ हैं। ये सारे अदाद-ओ-शुमार और ये मरदमशुमारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख के करवाती है और उसके मुताबिक ही उसके अदाद-ओ-शुमार और आंकड़े जो है वो उनको पब्लिश करती है। वो सही बात तो बताती नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। और भारत का महफूज मुस्तकबिल सेकुलरिज्म है, इसमें भी कोई शक नहीं है। राम राज के लिए एक ही तरीका किया जा सकता है कि आप जिस तरह हमने एक कहा कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दें, हम वहाँ पे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम गुजार सके या नहीं गुजार सके वो इस बुनियाद पे ली ना। हमने ये तो नहीं कहा कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हम इम्पोज करना चाहते हैं इस्लाम को और नज़रिए पाकिस्तान को इम्पोज करना चाहते हैं और हिंदुस्तान का नया नाम पाकिस्तान रखना चाहते हैं, ये तो नहीं हमने कहा। तो इसी तरह अगर हिंदू ये चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के मॉडल की शक्ल का एक हिंदू राज कायम करना चाहते हैं, तो फिर वो सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं हिंदू हैं वो किसी एक रियासत को जो है ना वो सिलेक्ट कर लें और सब के सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और जो वहाँ पे गैर हिंदू हैं वो जगह छोड़ दें वहाँ से और वहाँ पे वो अपना तजर्बा जो करना चाहते हैं राम राज का वो वहाँ पे कर लें। लेकिन ये कैसा तरीक़ाकार है कि आप उसको पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो इम्पोज करना चाहते हैं? ये तो ये ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा एक और बात ये समझ जाइए, मैंने ये इससे पहले भी बात की है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और ये बात मैंने पहली दफ़ा की है। ये हिंदुस्तान के अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में की आबादी का जो 52% है वो ओबीसीज़ हैं। और ओबीसीज़ कौन है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। और ये ओबीसीज़ जो हैं ये गैर हिंदू हैं, ये मुशरिक नहीं हैं, ये हिंदू हैं नहीं, हिंदू मज़हब को नहीं मानते। ये कोई एक भी हिंदू नहीं है जो ओबीसीज़ हैं, आप इनसे पूछ के देखें। लेकिन जब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में मरदमशुमारी होती है तो जब वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, कच्ची पेंसिल से लिखते हैं वहाँ पे उसको जो भी अपना मज़हब के बारे में बताना चाहते हैं और हुकूमत की तरफ से पॉलिसी होती है कि बाद में उसको इरेज करके वहाँ पे हिंदू लिख दें। इसी तरह मूल निवासी जो हैं ये भी हिंदू नहीं है, इनकी भी तादाद 10-12 करोड़ से ज़्यादा है। फिर इसी तरह आदिवासी जो हैं ये भी हिंदू नहीं है, इनकी तादाद भी 10-12-15 करोड़ से ज़्यादा है। फिर जैसे लिंगायत हैं इनकी भी 12-15 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, ये भी हिंदू नहीं है। और मुसलमान ज़ाहिर है ये तो मुवहिद हैं। सिख हिंदू नहीं है, लेकिन सरकारी सतह पे इन सब को हुकूमत ने ब्राह्मणों ने इनको हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है। इनके 52% वो हो गए। आप इसमें अगर सबको मिलाते चले जाएँ तो 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेजॉरिटी, एक ही कम्युनिटी जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। ये 52% नहीं है। 10% आप उनमें लिंगायत मिला दें, 10% आप इसमें ओबीसीज मिला दें, 10% आप इसमें मूल निवासी मिला दें, आदिवासी मिला दें, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? मुसलमान मिला दें तो ये तकरीबन मिला जुला के कोई बड़ी मुश्किल से कोई 20 करोड़ के करीब शायद होंगे। मुसलमानों से तो कन्फर्म है कि हिंदू काम है। ये दलित हैं, ये भी हिंदू नहीं है। देखा जाए तो असल में ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है। ये ब्राह्मण तो एक कल्चर है, एक तहजीब है, उसका एक टूल है मज़हब, जो चंद अकायद हैं ताकि किसी भी मुल्क के रिसोर्सेज के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके और सबको ग़ुलाम और जानवर बना के रखा जा सके। तो इन भारत में मौजूद ये जो ओबीसीज हैं और ये जो लिंगायत हैं, ये जो मूल निवासी हैं, ये जो आदिवासी हैं, फिर उसमें आप एसटी को ले आएँ, एससी को ले आएँ, ये जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो ये शेड्यूल ट्राइब्स ही 10,000 से ज़्यादा हैं और इनकी तादाद बहुत बड़ी है। ट्राइब्स 10,000 से ज़्यादा हैं। तो जिनको पता भी नहीं है कि ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, ना उनको ये पता है कि कोई हिंदू मज़हब है, उनको भी हिंदू ठोक दिया हुआ है यहाँ की हुकूमत ने। तो आप इस तरह के निज़ाम को मेंटेन रख के चला नहीं सकेंगे। आप अपनी फ़ौज को दुगना नहीं तिगना कर लेंगे। अगर आपकी अभी फ़ौज 15 लाख है ना, तो आप इसकी 50 लाख की फ़ौज भी बना लेंगे तो आप हिंदुस्तान को तोप और बंदूक के ज़ोर पे ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकेंगे। तो ज़रूरत अभी ये जो ईसाई हैं, ये जैन मत हैं, बुद्ध मत हैं, दलित हैं और ये सिख हैं। सिखों ने तो आज तक हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर दस्तखत नहीं किए हुए, क्योंकि वो मानते नहीं हैं इसको, क्योंकि इसमें उन्होंने उनको सिखों को अलग से एक मज़हब के तौर पे कबूल नहीं किया। वो कहते हैं सिख भी हिंदू हैं, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं इसलिए हम तुम्हारे इस आइन के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। देख लें, आप पूछ लें जहाँ से मर्जी, किसी जगह पे गूगल करके देखें ये जो मैंने हक़ाइक़ बयान किए ये ऐसे हैं कि नहीं। अब ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि भारत के असल मसाइल क्या हैं? क्या राम मंदिर इसका मसाइल है? नहीं।
भारत में एक कहावत है कि खाली पेट भजन नहीं होता, खाली पेट किसी से भजन नहीं होता। भारत में तरक्की की शरह 7% नहीं है, बल्कि 2% से भी कम है। भारत की पॉलिसी इतनी क्राइसिस के लिए इंड्यूसिव है, वो ऐसे क्राइसिस जनरेट करती हैं। भारत का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। भारत में इस वक्त बेरोजगारी है। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने पिछले 10 साल में पेट्रोल और डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स इम्पोज किए हैं। भारत जीएसटी का मुतामिल नहीं हो सकता। जनरल सेल टैक्स जो है ना, वो उन लोगों के यहाँ वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे लोगों की जो आमदनी है, आम आदमी की जो अर्निंग है, वो कुछ तो हो, वो अबव दी पॉवर्टी लाइन तो ज़िंदगी गुजार रहा हो। यहाँ पे तो ऐसे 70 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी माहाना आमदन जो है वो 10,000 से कम है। वो जिंदा कैसे है? पिछले 10 साल में कोई 60% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोगों ने बैंकों में अपना सोना रखवाया है और उस सोने के बदले में कर्ज लिया है सूद के ऊपर, और वो कर्ज बिजनेस के लिए नहीं लिया है, अपने अखराजात चलाने के लिए लिया है, खाने पीने के लिए, ताकि हम खाने के वांदे हो गए हैं। हम लोगों खाएंगे कैसे हम लोग? तो ये हैं वो असल खौफनाक गंभीर मसाइल हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान ने हेल्थ के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया है, हिंदुस्तान ने शिक्षा के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया है। हिंदुस्तान के पास 600 बिलियन यूएस डॉलर का कर्ज उतारने के लिए कोई बाकायदा बाजाब्ता पॉलिसी नहीं है। आरबीआई क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से लेके, वो खुद से कोई सोना जनरेट तो नहीं करता, वो इसी कागजी नोटों के साथ ही खेलता है ना, इधर उधर करता है। तो जितनी मर्जी उसकी पॉलिसी हो, जितने मर्जी उसके पास इख्तियारात हों, लेकिन वो खुद से कोई प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो वो हिंदुस्तान के जो क्राइसिस हैं, जो माशी क्राइसिस हैं, उनको तो ख़त्म करने की सलाहियत नहीं रखता। अखलाकी मसाइल के ऊपर मैं क्या बात करूँ? आप देखें, प्रज्वल रेवन्ना जो है, ये देवगौड़ा का पोता है, इसके ऊपर एक स्कैंडल आया जिसमें इसकी 3,000 से वीडियोज़ ज़्यादा सामने आई हैं, जो कि एलिज्ड सेक्सुअल वीडियोस हैं, जिसमें उसने 10-12 साल से लेकर 60-70 साल की औरतों के साथ बदकारी करते हुए वीडियोस बनाई हुई हैं। और वो इलेक्शन भी लड़ा है बीजेपी के प्लेटफॉर्म से, और नरेंद्र सिंह मोदी को पूरी दुनिया को पता था। अब वो सारी वीडियोस वायरल हो गई हैं। ये किस किस्म का मुल्क है जिसमें अखलाकी हालात इतने ख़राब हैं? ये अखलाकी हालात कैसे, इस तरह के खबीस, इस तरह के दरिंदे जो हैं, वो सियासी नुमाइंदे हैं वहाँ पे, वो आके केंद्र में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? ये जो मैंने रेवन्ना की आपके सामने बात की, रेवन्ना ने इस वक्त पूरे इंडिया को शटर किया हुआ है, खुद वो जर्मनी भाग गया है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भी ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। वो पूरी हिंदुस्तान की आबादी का 2-3% लोग भी नहीं हैं वो लोग, जो कि हिंदुस्तान की कुल दौलत का 62-64% से ज़्यादा के मालिक हैं। जैसे अडवाणी हो गया, जैसे अंबानी हो गया, ये बहुत बड़े गिद्ध हैं ये हिंदुस्तानी माशरे के लिए। और हम और हिंदुस्तान के हर बंदा उनकी बच्चों की शादियों के ऊपर तालियां बजा रहा है, मज़े से देख रहा है उनको बैठ के कि वाह बड़ा पैसा है इनके पास। तो आप ही का पैसा नोच के, आप ही की थाली में से सालन और रोटी छीन के उन्होंने ये सारी इतनी बड़ी अपनी संपत्ति बनाई है। आप देखें कि वहाँ पे जो ये जो पत्रकार हैं, ये जो पत्रकारिता है इनकी, जिसे हम सहाफ़त कहते हैं, इसकी क्या कितनी बुरी बदतरीन सूरत हाल है कि शाम रंगीला जैसा एक बेज़रर आदमी जो कि मिमिक्री करता है, नकल उतारता है नरेंद्र सिंह मोदी की, उसके ऊपर 2017 से पहले से पाबंदी है कि वो किसी किस्म के लाफ्टर चैनल पे आके जो है वो नहीं कर सकता, कोई लतीफ़ा नहीं सुना सकता, नरेंद्र सिंह मोदी की नकल नहीं उतार सकता। यूट्यूब चैनल के ऊपर उसने करने की कोशिश किया तो यूट्यूब चैनल के ऊपर उसके ऊपर केसेस कर दिए बहुत, देशद्रोही के और दूसरे दहशतगर्द होने के और पता नहीं कौन कौन से। ये इतनी तो आपके अंदर, इतने तो आप तंग हैं। इधर आप जरदारी के खिलाफ जो मर्जी बोलें, जरदारी दान दिखाता रहता है, दुखी नहीं होता, किसी को रोकता नहीं है। इधर आप जितनी मर्जी पाकिस्तान के सियासत, मैं कोई इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कम से कम कुछ तो आज़ादी है ना यार। आप लोगों के पास तो आज़ादी नहीं है किसी किस्म की। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जो हकीकी मसाइल है उनके ऊपर बात ही नहीं करता। शाम रंगीला जो है उस जैसे मज़ाह निगार के ऊपर भारत में पाबंदी है। कैसी अजीब और दुख की बात है। अब इन सब मसाइल का हल क्या है? इन सब मसाइल का हल ये है कि सबसे ज़्यादा
संगीन तरीन सूरत हाल जिसने लूट लिया है पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान को चूस लिया है वो बैंक है। तो बैंकों के नरगे से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस तरह जापान ने ज़िर्फ पेशी की है, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इसी तरह आप ज़िर्फ के ऊपर आके खड़े हों। कोई आए ना पार्टी जो अपने मंशूर में मैनिफेस्टो में ये कहे कि हम जो है ना वो सूद ख़त्म कर देंगे मुल्क में से, हम बैंकों की का करैक्टर चेंज कर देंगे। जब तक आप बैंकों का करैक्टर चेंज नहीं करेंगे ये हल नहीं होगा। बैंकों का करैक्टर चेंज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर करेंसी में से बाहर आ जाएं। आप ऐसी करेंसी मुतारफ़ कराएं जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू हो। इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी के ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा थिंक टैंक और बड़े से बड़ा स्कॉलर और बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल बात ही नहीं करता हिंदुस्तान में, कि जब तक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी नहीं होगी आपके माशी मसाइल हल नहीं होंगे। ये भूख का बम जो है ना आप सबको मार देगा। तो ये आइडिया तो पेश करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी आप मुतारफ़ करें। आप पूछेंगे जी इंट्रिंसिक वैल्यू वाली करेंसी क्या? वो करेंसी जिसके अंदर जिसके ऊपर फर्ज करें जैसे हमारे पास एक सिक्का हो उसके ऊपर लिखा हो 100, या हमारे पास एक रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है इंडिया का, तो वो जब आप किसी को दें तो उसके इवज़ में आपको 100 रुपए का उसी मालियत का जो है वो सोना मिलना चाहिए। तो वो तो मिलता नहीं है, तो रड्डी का टुकड़ा है, इसकी तो कोई हैसियत औकात नहीं है एक 100 रुपए के नोट की, या 5000 का नोट है या 10,000 का नोट है। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू है सोने की, इंट्रिंसिक वैल्यू है चांदी की, इंट्रिंसिक वैल्यू है गेहूं की, इंट्रिंसिक वैल्यू है खजूर की, इंट्रिंसिक वैल्यू है नमक की। तो जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो वैल्यू उसके ऊपर है उसकी है वो उसके अंदर मौजूद भी हो, तो वो वाली तो आपके पास करेंसी नहीं है। IMF जब आपको कर्ज देता है उससे पहले वो आपके ऊपर पाबंदी लगा देता है कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी अपने मुल्क में सोने और चांदी के सिक्के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना हिंदुस्तान के पास है, हिंदुस्तान के मंदिरों के पास है, वहाँ के पंडितों के पास है। आपके पास तो गुर्बत नाम की चीज़ नहीं है। आप इसको कर सकते हैं। आप इस्लाम को कबूल नहीं करते ना करें, आप इस्लाम को नहीं मानते ना माने। आप ये चाहते हैं कि आपके आम आदमी के मुंह में निवाला चला जाए, वो अंडर द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो ज़िंदगी गुजारा है इससे वो बाहर आ जाए। आप एक दफ़ा प्रैक्टिकली 1 साल के लिए हिंदुस्तान पे ज़कात इम्पोज कर दें। हर वो बंदा जो साहिब निसाब है, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी है, इसके बराबर की कोई मालियत संपत्ति है, उससे 2.5% ले लें और ज़बरदस्ती ले लें और उनको शफाफ तरीके से महरूम तबकों में तकसीम कर दें। आप देखें कि आपके माशी मसाइल, आप अगले 10 साल के लिए दोबारा कहेंगे कि हमने ज़कात इम्पोज कर दी। अब ना हो मुसलमान, ना पढ़ें कलमा, लेकिन अपने माशी हालात तो ठीक कर लें। इसी तरह जिस तरह भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया था सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को, ज़रूरत इस बात की है कि सारी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया जाए और उससे जो प्रॉफिट कमाया जाए उसको किसी तरीके से शिफ्ट किया जाए अवाम की तरफ। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके यहाँ पे ये जो कल्ट है, ये जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर बन गए हैं, ये जो बड़े बड़े हज़ारों लाखों करोड़ों के मालिक लोग पैदा हो गए हैं, टाटा जैसे, अंबानी जैसे, अडानी जैसे, इन सब से आपकी जान छूट जाएगी। आपने जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया तो फिर भी तो आपके यहाँ पे भूख ख़त्म नहीं हुई। यहाँ आपके पास जागीरदार नहीं है, लेकिन आपके पास ये इतने बड़े बड़े जो कारपोरेट सेक्टर हैं ये तो जागीरदारों से ज़्यादा खतरनाक हैं। जागीरदारी निज़ाम में तो जितनी जागीर होती है उन लोगों को लोगों ने गुलाम बनाया हुआ होता है छोटी सी, और इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को अपनी जागीर बना लिया है। आपके पास ऐसे मतलब भांज लोग पैदा हो रहे हैं जिनके पास ये सोच ही नहीं आती कि हम ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाएं कि जिसकी बुनियाद इंसानों की फलाह व बहबूद हो। अब सूद से बाहर निकलने की ऐसी कौन सी सियासी पार्टी है? 5-5.5 हज़ार से ज़्यादा सियासी जमातें हैं हिंदुस्तान में। कौन सी ऐसी पार्टी है जो जिसके मंशूर में यह है कि वो हिंदुस्तान को सूद से पाक करना चाहती है? हिंदुस्तान के ऊपर नहुसत जिस तरह शिरक की है, उसी बराबर की एक और बहुत बड़ी नहुसत जिसने हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, वो ये है कि वहाँ पे कादियान एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे गुलाम अहमद कादियानी जैसे मनहूस की कब्र है। वहाँ पे कादियान शहर को अलहदा से प्रोटेक्ट करके हिंदुस्तान ने रखा हुआ है। वो ये समझता है इससे इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा, उससे जो इंसान इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा उससे 100 गुना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँच रहा है। आपकी एंटिटी खतरे में पड़ गई है। नरेंद्र सिंह मोदी कल मर जाएगा, लेकिन ये अपने साथ अपनी कब्र में पूरा हिंदुस्तान लेकर चला जाएगा। तो जब तक अब आप आइडियोलॉजी क्या पेश करें?
नज़रिया पाकिस्तान जैसे हमने पेश किया, आप आइडियोलॉजी क्या पेश करें जिसके तहत एक नया नज़रिया हिंदुस्तान की ज़रूरत है। जैसे मैं कह रहा हूँ नया नज़रिया हिंदुस्तान क्या है? वो नया नज़रिया हिंदुस्तान ये है कि आप कम अज़ कम सोच की हद तक तो इसके ऊपर काम करना शुरू करें कि जो बहुजन समाज है ये मालिक है असल में, जिस तरह अमेरिका के असल मालिक रेड इंडियंस हैं, इसी तरह ये जो बहुजन समाज है, ये जो अक्सरियती समाज है, ये जो अक्सरियती आबादी के लोग हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, ये लोग असल में मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान के। और हमारा ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, या तो इसको बंद करें या फिर ये इसको हकायक की शक्ल हकीकत दिखाए कि असल में मसाइल क्या हैं हिंदुस्तान के। आज ओबीसीज को किसी किस्म की आज़ादी हासिल नहीं है, उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में, वो पॉलिसी मेकर नहीं है। आप कोई भी निचली जात का आदमी दिखाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो काला और वो जो है कोई एंकर हो, कोई भी नहीं है। सारे खूबसूरत, सारे हसीन, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में सारे कादियानी हैं बड़वे, इसी तरह आपके यहाँ पे सारे जो हैं वो बीजेपी के खरीदे हुए कुत्ते हैं, जिनको आम इंसान से, आम हिंदुस्तान से, आम व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक माँ है जिसकी माँ की छातियां सूख गई हैं, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, उसकी वजह कौन है? उसकी वजह आपकी पॉलिसीज हैं, आपका सूदी निज़ाम है, आपका वो राम राज का तस्वुर है। आपने राम राज, आप दें ना बीजेपी के सामने बैठे ना, आइडियोलॉजिकल बातचीत करें ना उनके साथ कि आप बैठे आए जी कैसे करेंगे, उनको बताएं कि अब ठीक है आपने पाकिस्तान की तरह का एक मॉडल आप भी बना लो, सूरत में बना लो, ठीक है, महाराष्ट्र में बना लो, यूपी में बना लो, किसी एक को ऐसा कर लो, कर सकते हो तो, है इतना बड़ा जिगरा है, कर सकते हो इतनी बड़ी माइग्रेशन, बातें करते हो। ये सब आपके दुश्मन हैं बीजेपी वाले। मैं हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो मैं इनको अपना रहबर समझता हूँ, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वैसे मैंने आपके सामने बात की, बहुत सच बात करने वाली खातून है, शायद एशिया में कोई और ऐसी औरत होगी जैसी आरफा खानम शिरानी हैं, और जैसी पूनम अग्रवाल हैं, जैसे राम पुनियानी हैं। ये कुछ छोटे लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये असल मिरास हैं, असल रहनुमा हैं ये भारत के माशरे की। तो भारत जब तक इस जो नज़रिया हिंदुस्तान है वो क्या होना चाहिए, नज़रिया हिंदुस्तान की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए? नज़रिया हिंदुस्तान की बुनियाद सेकुलर होनी चाहिए कि हर बंदे के मज़हब की रिस्पेक्ट की जाए, और बुनियादी इंसानी हकूक़ को और हक़ माश को, हक़ राय दही को और हक़ ज़िंदगी को तस्लीम किया जाए, और सबको बराबरी के हकूक़ हासिल हों। नज़रिया हिंदुस्तान की के ख़त्तो खाल बयान कर, जैसा नज़रिया पाकिस्तान हमने पेश किया था ना अभी 77 साल में, तो आप लोग समझ जाएं, अपने सवाल तो करें अपने सियासतदानों से, सियासी रहनुमाओं से कि कोई नज़रिया हिंदुस्तान तो दो। क्या आप 70 साल के आज़ाद होने के बाद आप राम राज की बात करना शुरू हो गए हो, और आप माइनॉरिटी में हो? कोई ये बात क्यों नहीं करता कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है? क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुसलमान है? क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा माशी तौर पे जिन्होंने सपोर्ट किया है वहाँ पे वो लोग पारसी हैं, वो लोग जो हैं वो छोटी छोटी सी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत माड़े किस्म के लोग हैं, मारवाड़ी हैं सारे, जिन्होंने कमर को सीधा करने की कोशिश की है हिंदुस्तान की, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता। आप जो भी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आप किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और आप बात क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आज हिंदुस्तान को में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी तो कांग्रेस की आ जाएगी, इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन की हुकूमत आएगी तो वो क्या, कौन सा बड़ा चेंज लेके आएगी, मुझे बताएं। वो कैसे किसान को सहूलत फराहम करेगी, वो कैसे किसान को सही उसकी फसल की सही कीमत देगी, वो कैसे शिक्षा जो है उसको आम करेगी, उसके पास ऐसा क्या तरीक़ाकार है जिसके तहत जो वो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा खर्च करेगी? तो आप जिस किस्म के निज़ाम में फंसे हुए हैं, इसमें सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप ऐसी आइडियोलॉजी पेश करें कि जिस आइडियोलॉजी की को सिर्फ हिंदू तस्लीम ना करते हों, वहाँ पे मूल निवासी भी तस्लीम करें, आदिवासी भी तस्लीम करें, लिंगायत भी तस्लीम करें, उसको पारसी भी तस्लीम करें, उसको जैन मत भी तस्लीम करें, बुद्ध मत भी तस्लीम करें, मुसलमान भी तस्लीम करें, सिख भी तस्लीम करें। बसूरत दीगर क्या होगा? ये जो आप
आप एक बैंकों की रखेल बन जाएगी हिंदुस्तान। और आप उनको क्या लगे इस बात से कि इंसान जिंदा रहें कि मरे, तो नोट गिनने से उनका मतलब है। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपके यहाँ पे आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी और क्राइसिस उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि ये जो आबादी का जिन है वो तमाम आपके वसाइल को खा जाएगा, आप बचेंगे ही नहीं। आप बिलाखिर आपने फिर क्या होगा? फिर आप अपना गुरबाचोफ की तरह भी हाथ उठा लेंगे और फिर खुद मुख्तार रियासतें बन जाएंगी और फिर वो सब अलग-अलग हो जाएंगी और फिर कहीं पे हिंदुस्तान का नाम नहीं रहेगा, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान दोबारा से एक मजबूत फेडरेशन के तहत रह सकता है अगर उसके पास एक मजबूत नज़रिया हिंदुस्तान हो। और उस नज़रिया हिंदुस्तान, मैं आपको डिक्टेशन नहीं देना चाहता, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। उस नज़रिया हिंदुस्तान की बुनियाद जो है वो सूद के ख़िलाफ़ माशी निज़ाम पेश करे, जो ये बताए कि ई कॉमर्स की वजह से दुनिया में एक इनकलाब आ गया और उस इनकलाब के बाद अब ज़रूरत इस बात की है कि किसी तरीके से हम अब ई कॉमर्स से फ़ायदा उठाएं और अपने माशी हालात को बेहतर बनाएं। जहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि अखलाकी लिहाज से बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा नासूर आपके यहाँ पे तो ये आपका बॉलीवुड है, जिसने जो कि सालाना पता नहीं 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा फिल्में बनाता था। अब ये नेटफ्लिक्स और ये जितने भी आ गए हैं ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब फाशी पिला रहे हैं, ये सब इंसान की सोच को मज़ीद पलीद कर रहे हैं। अभी अमिताभ जो है ये कोई रोल मॉडल थोड़ी है हिंदुस्तान के लिए। क्या ये और सुभाष जी चंद्र बोस नेता जो हैं वो दोनों का कैरेक्टर बराबर हो सकता है? लेकिन आप देखें ज़्यादा अमिताभ को चाहने वाले लोग दुनिया हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। क्या किया अमिताभ ने हिंदुस्तान के लिए? क्या किया है? और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपने उनके नज़रियात को बुला दिया, आपने उनके करैक्टर को बुला दिया, आपने उनकी सर्विसेज को बुला दिया, आपने तारीख में से उनको डिलीट कर दिया। जैसे अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर को डिलीट कर दिया आप लोगों ने, जिस तरह आप लोगों ने मायावती को डिलीट कर दिया है, जिस तरह आपने लालू प्रसाद यादव और रेलवे को मिला के सैकड़ों हज़ारों लतीफ़े बना दिए हैं। आपको पता है वो कितनी बड़ी प्योर जो पिछड़े हुए तबके का सियासतदान है और पैसे हुए तबके की एक सियासी पार्टी है। कितनी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है वहाँ पे लोगों को। तो जब तक हिंदुस्तान की करेंसी, पेपर करेंसी से वो बाहर नहीं निकलेगा, उसकी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, उस वक़्त तक वहाँ के माशी मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक हिंदुस्तान में वहाँ का जो सियासी निज़ाम है, उस सियासी जमातों का जो निज़ाम, उसमें आप इतने पेचीदा जो 47 दिन दुनिया में कहाँ होता है यार? 47 दिन में इंतखाबात क्या लाना चाहते हैं आप? वो 47 दिन के इतने बड़े प्रोसेस जिसमें खरबों रुपए आपके लगेंगे, वो उन खरबों रुपयों के नतीजे में फिर कोई करप्ट हुकूमत ऊपर आके बैठेगी और वो फिर लूट के खाएगी आप लोगों को, वो फिर आपके मुंह से निवाला नोचेगी और आपके सर के ऊपर से चादर उतारेगी। क्या ज़रूरत है इतने बड़े प्रोसेस में से गुजरने की? क्यों नहीं आपके ऊपर इसके ऊपर रिफॉर्म्स करते? क्यों नहीं हिंदुस्तान की जो फौज है वो सामने आके, सैम बहादुर जैसे लोग क्यों नहीं सामने आए और उन्होंने अपना रोल अदा किया? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस को एक जगह पे बैठ जाओ और इंसान के बच्चे बनो? और इसको क्यों नहीं आपके पास कोई बड़ा फिलोसोफर पैदा नहीं हुआ? क्यों आपके पास कोई सियासी दानिश्वर पैदा नहीं हुआ, बड़ा मुफक्किर पैदा नहीं हुआ, जो कि हिंदुस्तान इतना काल है वहाँ पे कि जो आपको सोच ना दे सके कि सारे के सारे जो बहरान है इनमें से निकलने का भारत के लिए रास्ते का इंतखाब कर सके? अभी तक शाहबानो केस के मसले को आप हल नहीं कर सके, अभी तक आपकी ऐवानों में उसकी गूंज महसूस होती है। अभी तक हमारे यहाँ पे ये परजवाल रिवन्ना जैसे पलीद और खबीस और खंजीर किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन हासिल है पूरी हुकूमत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। बताएं क्या कसूर है उन हज़ारों ख़वातीन का जिसके साथ उसने रेप किया है? इतना बड़ा रेपिस्ट है इसका। आपके ये जैक द रिपर से भी ज़्यादा बड़ा आदमी था। ये एक पाकिस्तान के इकबाल से भी ज़्यादा बड़ी पलीद शख्सियत थी, जावेद इकबाल से। आप देखें ना कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अभी मैं तो इस काबिल नहीं समझता हूँ मेजर गौरव आर्या को कि हम उसके ऊपर तनकीद करें और वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार करते हैं और बड़ी तनकीद करते हैं और बहुत जलील करते हैं और बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी किसी बात का जवाब दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों का जवाब दें और फिर उसकी इल्ज़ामी और मज़ीद इल्ज़ाम लगाएं पाकिस्तान के ऊपर। यार आपने जो बताया हम वैसे ही हैं, लेकिन आप क्या हैं?
आपने हमें कहा आप ख़राब हैं, बहुत घटिया हैं, पैसे के ऊपर लुट जाते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यरगमाल बना के रखा हुआ है यहाँ की कौम को, हमारा कोई मज़हब नहीं है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कायदे भी अच्छे आदमी नहीं थे। ओके, सब ठीक है आपकी बात, लेकिन आप बताएं आपके मुल्क में क्या हो रहा है? और मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप ये जो जितनी हमारे ऊपर इतनी तवज्जो देते हैं, तो आप कोई नज़रिया, कोई आइडियोलॉजी क्यों नहीं देते हैं हिंदुस्तान? क्या आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है? तो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए, सफ़े हस्ती से मिट जाए, इससे हिंदुस्तान के क्राइसिस में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हिंदुस्तान इन क्राइसिस में से निकल जाएगा? क्या हर हाल वो जो आपके खेत में बीज बोता है, वो जो गेहूं उगाता है, वो जो सब्जियां उगाता है, वो जो पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, जो पंजाब आपका, उसको आपने सबसे ज़्यादा खौफनाक किस्म की क्राइसिस में मुब्तला करके रखा हुआ है। क्या सोल्यूशन है आपके पास उन लोगों का जो कि किसान हैं, उन लोगों का जो आम मजदूर हैं, आपके युवा जो पढ़े लिखे हैं? मुझे बताएं क्या किया आपने? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आपकी, किस बात की? वो सारे 5 ट्रिलियन में से 5.5 ट्रिलियन जो है वो तो आपके सारे अंबानी और अडानी और इस टाइप के लोग खा जाते हैं। आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है इसका? कोई फ़ायदा ही नहीं है। हिंदुस्तान को एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, और उसका नया नज़रिया हिंदुस्तान की ज़रूरत है। जैसे नज़रिया पाकिस्तान, इसी तरह नज़रिया हिंदू। आप उसकी बुनियाद जिस मर्जी मज़हब के ऊपर रखें, लेकिन उसकी बुनियाद अदल के ऊपर रखें, उसकी बुनियाद सच के ऊपर रखें, उसकी बुनियाद जो है वो बराबरी के ऊपर रखें। आप दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है वो हिंदुस्तान में है। सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस इंपोज हुए हैं पेट्रोल और डीजल पे, वो हिंदुस्तान में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो गैर महफूज कम्युनिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा गैर महफूज ईसाई हों, या वो मिती हों, या वो मणिपुर वाले हों, या वो यहूदी हों, या वो जैन मत हों, या वो बुद्ध मत हों, या वो ईसाई हों, या मुसलमान हो, या लिंगायत हो, सबसे ज़्यादा गैर महफूज हिंदुस्तान में है पूरी दुनिया की निस्बत। तो क्या इतने, अगर आज हम भी आपके साथ हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी जा रहा, तो हम भी इतने ही ज़्यादा गैर महफूज होते जितने कि अभी बाकी सारा हिंदुस्तान है। तो आप जब तक माशी मसले को, इस भूख के मसले को हल नहीं करेंगे, जब तक आप सूद के निज़ाम को नहीं समझेंगे, जब तक आपने बुत परस्ती, अरे आप हैं ही नहीं ज़्यादा, आप 20 करोड़ से कम हैं। आप हिंदू जो हैं वो 20 करोड़ से कम हैं। तो ये जो बहुजन समाज है जागे ना, क्यों नहीं ऊपर आता? क्यों नहीं सोचता ये सब कुछ? क्यों नहीं ये लोग आगे आते? क्यों नहीं आपके जो आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों नहीं उनको ऊपर लेके आती? वो कहती है जनाब हम आबादी की, जिस समाज को जितनी, अगर बहुजन जो ओबीसीज 52% हैं, तो वफाक केंद्र में उनको 52% नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। आपके मसाइल इधर ही हल हो जाएंगे। अगर मूल निवासी और आदिवासी वो हिंदुस्तान की आबादी का 20% है, तो 20% उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक उसको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो सारा मामला आपका सीधा हो जाएगा। वो जब आम आदमी वहां पे आएगा, आम आदमी के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा, जिसको आम आदमी के मसाइल पता ही नहीं है तो वो क्यों हल करेगा? तो आरबीआई हो या एसबीआई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी बड़े बड़े मालियाती इदारे बना लें, कोई फ़र्क, ये सारे के सारे रखेले हैं आपके बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के। ये अंबानी और अडानी और ये जो टाटा ग्रुप और फलाना टिंगना, इनकी इतनी आप सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। यहाँ के आपके वहाँ के जो सहाफ़ी और जो यूट्यूबर्स हैं उठ उठ के, इससे आप और डिप्रेशन पैदा करते हैं, आप महरूमी और मायूसी पैदा करते हैं। अब बात करें ना, आप कहें ना कि जी आप मुहिम चलाएं ना इन सोशल मीडिया के ऊपर, इन लोगों को ऊपर, जैसे कि नेशनल दस्तक वाले वो शंभू कुमार सिंह ने चलाई हुई है, जैसी कि हक सच की बात करने के ऊपर आरफा शिरानी ने चलाई हुई है, आरफा खानम शिरानी ने, कितनी दलेर औरत है ये। जैसी कि पूनम अग्रवाल ने और राम पुनियानी ने एक्सप्लेन एक्स और राम पुनियानी ने अपने चैनल पर की हुई है। इसकी ज़रूरत है। इतनी बड़ी आग लगाई हुई है, पता नहीं क्या क़यामत आएगी। आपके यहाँ पे ईवीएम झूठी है, वीवीपैट झूठा है, जितने भी नतीजे निकलेंगे वो सारे, जो जिसको मर्जी आप वोट डालो, वोट जाके बीजेपी का ही निकलेगा।
फिर वो आ जाएगा केंद्र में, फिर वो हुकूमत बनाएगा, फिर वो आपका रहे साहब बेड़ा गर्क कर देगा वो। और एल के अडवाणी जिस हरामी ने इस हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए राम राज वाली पॉलिटिक्स की थी, वो जो रथ निकाला था सोमनाथ से बाबरी मस्जिद तक का, वो तो 95, 96, 97 साल की उम्र का हो गया और अभी तक वो आइंदा भी बनने का कोई चांस नहीं है उसका प्राइम मिनिस्टर। हलवा तो कोई और कुत्ता खा गया है। तो इसकी उसकी सज़ा इनके पूरे हिंदुस्तान को मिलेगी, 140 करोड़ लोगों को मिलेगी। और आपको कैसे यकीन है कि आप 140 करोड़ हैं? मैं कहता हूं आप 140 करोड़ से ज्यादा हैं। लोग आपको कम बयान कर रहे हैं। अपनी इस ताकत को समझने की जरूरत है। सवाल उठाएं कि बैंकों के पास ऐसा क्या इख्तियार है कि वो इन्फ्लेशन क्यों होती है, और इन्फ्लेशन करने का हक ओबीसीज के पास क्यों नहीं है कि वो तय करेंगे क्या कैसे कितनी इन्फ्लेशन करनी है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के पास क्यों है? इसका इख्तियार आरबीआई के पास क्यों है? आरबीआई क्या नुमाइंदा इदारा है ओबीसीज का, या ये जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं इनका? नहीं है। तो गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान में खाली मुसलमानों का मुस्तकबिल गैर महफूज नहीं है, वहाँ पे हिंदुओं का भी मुस्तकबिल गैर महफूज है। आज हिंदू ही बीजेपी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। बीजेपी को पूरे सब के सब हिंदुओं की नुमाइंदा जमात नहीं है, ये 30% हिंदुओं की भी नुमाइंदा जमात नहीं है। बाकी सारे की सारा खेल जो है वो मीडिया का, मीडिया ने उसको ग्लोरीफाई करके पेश किया है, उसकी कोई नुक्स सामने आने नहीं देते। इसी तरह बीजेपी हिंदुस्तान ख़तरे के में मुसलमानों को ख़तरा नहीं है, जितना मुसलमानों को ख़तरा है उतना ही हिंदुओं को भी है, उतना ही सिखों को भी है, और उतना ही ओबीसीज को भी है, और मूल निवासियों को भी है, और आदिवासियों को भी है। उतना ही लिंगायत भी ख़तरे में है। कर्नाटका में जिस तरीके से ये रिवन्ना जैसे पलीत लोग मौजूद हैं, तो कर्नाटका में और कर्नाटका के अलावा और रियासतों में भी इस तरह के अखलाक इंसान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे धब्बा मौजूद है। इसके लिए कोई अखलाकी पॉलिसी देंगे आप? कोई है पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपको कोई अखलाकी पॉलिसी दे रही हो जहाँ पे आपकी महिलाएं जो हैं वो महफूज हों किसी तरीके से? हैं महफूज? है किसी के पास कोई अखलाकी, किसी के मंशूर में लिखा है कि उसने कोई अखलाकी पॉलिसी भी इम्पोज करनी है हिंदुस्तान के ऊपर? नहीं है। माशी प्रोग्राम भी कोई नहीं है, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी नहीं है। और ये जो पिछड़े हुए अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जो असल हिंदुस्तान के मालिक हैं, ये जो मूल निवासी हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसीज हैं, जो कि यहाँ पे 65,000 साल से रह रहे हैं, असल लोग हैं यहाँ के। और ये आर्यन नहीं है जो बाहर से आए हुए इन्वेडर्स नहीं है, इनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, इनको पास पीने का साफ पानी नहीं है। आरबीआई के पास कोई हल नहीं है, आम नागरिक के पास इसका हल है। उस खुशवंत सिंह जैसे लोगों के पास इसका हल था, जो अगर हम उसको सुनते और काश वो इस तरफ आते। इसका हल अंबेडकर साहब के पास था, इसका हल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास था, लेकिन उनको तो हम जानते नहीं। अब जब कंगना रनावत जैसी गैंगस्टर की हीरोइन पॉलिटिक्स में आ जाएगी तो हिंदुस्तान को वो क्या करेगी? वो तो एक धंधा करने वाली औरत है, पूरे हिंदुस्तान को कोठा बना देगी, जो कि वो बनाने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हालात बेहतर फरमाए हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के में ऐसे लोग पैदा हों जो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए नया नज़रिया हिंदुस्तान पेश करें। शुक्रिया।